नमस्कार। आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर में फोर्थ पेपर पर्यावरण शिक्षा विषय में पर्यावरण विषय का ग्रीन हाउस प्रभाव एवं अम्लीय वर्षा स्मोक पर अध्ययन किया था। आप सभी को इस लेक्चर में पढ़ाए गए पाठ का नोट्स तैयार करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जल प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण। तो जल प्रदूषण पे हम चर्चा करते हैं। जल पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है जिसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। मानव शरीर में लगभग 70% जल होता है। अतः कहा जा सकता है कि जल ही जीवन है। विश्व का 4% जल पृथ्वी पर है। शेष 96% भाग खारे पानी के रूप में समुद्र में है। इस 4% ताजे जल का 3/4 भाग हिमनदों अर्थात बर्फ के रूप में है। शेष 1/4 सतही जल के रूप में है। जल ठोस, द्रव, गैस ये तीनों रूपों में पाया जाता है। जल के गुरुत्व के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता गया है। नंबर 1, शुद्ध जल। जिस जल में कोई अशुद्धियां या अवांछनीय तत्व नहीं होता है उसे शुद्ध जल कहते हैं। नंबर 2, सुरक्षित जल। जिस जल में अवांछनीय तत्व मिलने की संभावना न हो तथा उसे शुद्ध रखने के प्रयास भी हो तो उसे सुरक्षित जल कहते हैं। अर्थात सुरक्षित जल में प्रदूषित जल को न मिलने देना। नंबर 3, सदूषित जल। जिस जल में सूक्ष्म जीवाणु पैदा हो जाते हैं वह सदूषित जल हो जाता है। नंबर 4, प्रदूषित जल। जब जल में विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्व मिल जाते हैं और उसकी गुणवत्ता समाप्त हो जाती है तो यह प्रदूषित जल कहलाता है। अर्थात जल के गुण में परिवर्तन हो जाना प्रदूषित जल कहलाता है। जल प्रदूषण की परिभाषा। प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतों को जब विजातीय पानी अर्थात शुद्ध पानी और अशुद्ध पानी मिल जाते हैं और जिससे जीवधारियों तथा वनस्पति को हानि हो क्योंकि उससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है जिसके दुष्प्रभाव होते हैं और महामारी फैल जाती है। जल के स्रोत। जल के प्रमुख स्रोत निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1, महासागरीय तथा समुद्री जल। नंबर 2, नदियों का जल। नंबर 3, वर्षा का जल। नंबर 4, झील, जलप्रपातों एवं तालाबों का जल। नंबर 5, कुएं
नलों तथा नलकूपों का जल। जल प्रदूषण के प्रकार। जल प्रदूषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ताज़ा जल प्रदूषण, यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1, पृष्ठभूमि जल का प्रदूषण। नदी, झीलें तथा तालाब ताज़ा जल प्रदूषण के उदाहरण हैं, जिनमें प्रदूषण के स्रोत घरेलू गंदा पानी और वांछित मल, औद्योगिक अवशेष, कृषि अवशेष, भौतिक प्रदूषण होते हैं। नंबर 2, भूमिगत जल प्रदूषण। जब प्रदूषक अंतःस्रावी जल के साथ भूमि जल में प्रवेश कर जाते हैं तो वे भूमिगत जल के गुणवत्ता पर असर डालकर उसकी गुणवत्ता को बिगाड़ देते हैं, जिससे भूमिगत जल प्रदूषक कहते हैं। भूमिगत प्रदूषक हैं कचरा, सेप्टी टैंक, सोकपीट टैंक, नालियाँ इत्यादि। समुद्री जल प्रदूषण। समुद्री जल प्रदूषण भी मानवीय क्रियाकलापों फैलाया जाता है, जैसे समुद्र में कचरा, औद्योगिक अवशिष्ट इत्यादि बहाने से होता है। जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कई कारण हैं। मुख्य कारणों पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि मानव की गतिविधियां ही उनके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी अज्ञानता, जागरूकता की कमियां एवं अन्य दैनिक कार्यों की वजह से आज हम प्रदूषित जल को पीने को मजबूर हो रहे हैं। आइए हम जल प्रदूषण के मूल कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, मनुष्य के दैनिक कार्यों से जल प्रदूषण। हम यह प्रतिदिन नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, जगह जगह बिना सोचे विचारे इसे गंदे पानी को कहीं भी बहा देते हैं तथा मल मूत्र विसर्जन करते हैं। सीवरेज लाइन से जब ये मल मूत्र एवं गंदी नालियों का जल स्रोत जल में मिल जाता है तब जल प्रदूषण हो जाता है। बारिश के पानी के साथ भी शहर गांवों का गंदगी नदियों तथा समुद्र के पानी में मिल जाती है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। नंबर 2, औद्योगिक अपशिष्ट। कल कारखानों द्वारा उपयोग में लिए गए विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ अवशिष्ट के रूप में नदी, तालाब, झील अथवा अन्य स्रोतों में मिला दिए जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शुद्ध जल में अशुद्ध जल के मिलने से जो है अशुद्धता होती है। अपमार्जक औद्योगिक विकास के फलस्वरूप
नए नए उत्पाद के रूप में अपमार्जक बाजार से घर तक पहुंच जाते हैं। सफाई के पीछे पागल मनुष्य बिना लाभ हानि की परवाह किए अंधाधुंध इसका उपयोग कर जल प्रदूषण फैलाते हैं। यह अपमार्जक जलाशयों तथा नदियों में वर्षा के पानी के साथ या गंदे पानी की नालियों से होकर जब पहुँचते हैं तब उसके भारी कण तली में जमा हो जाते हैं तथा इसके महीन कण पानी की सतह पर पतली परतें बनाकर सूर्य प्रकाश को पानी के अंदर जाने से रोक देती हैं, जिससे ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पाता तथा जल प्रदूषण हो जाता है। इसका जीवों तथा वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कृषि रसायन। कृषि रसायन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आज जैविक खादों के बजाय रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता है, जो वर्षा के जल के साथ नदी तालाबों या नालियों में पहुंचता है, जिससे वहां शैवालों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि ऑक्सीजन की अधिकतम मात्रा का उपयोग कर लेते हैं, जिससे जल जीवों तथा मनुष्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। अगली हेडिंग है कीटनाशक रसायन। तो कीटनाशक रसायन द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। विभिन्न प्रकार के कीटों से फसलों को बचाने के लिए कीटनाशी रसायनों का छिड़काव किया जाता है। ये रसायन नदी तालाब में पहुंचकर जल को प्रदूषित करते हैं। जल के मुख्य प्रदूषक तत्व जब एक सीमा से अधिक जल में घुले हुए प्रदूषण तत्व जब एक ही सीमा से अधिक मात्रा में पानी से घुल जाते हैं तो उसका मानवीय स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। आइए हम जल को प्रदूषित करने वाले मुख्य प्रदूषक तत्वों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, फ्लोराइड। अगर जल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो और ऐसे जल का अधिक उपयोग किया जाए तो मनुष्य का वजन कम हो जाता है, खून की कमी, दांतों की बीमारियां, आँखें, अंगों का असाधारण विस्तार, हड्डियों का मुड़ जाना, जोड़ों में दर्द आदि बीमारियां हो जाती हैं। फ्लोराइड पश्चिमी राजस्थान के भूमिगत जल में पाया जाता है। जल में फ्लोराइड की मात्रा 1 ppm से ज़्यादा होने पर बच्चों के दांतों में छेद हो जाता है। 11.5 ppm से अधिक होने पर दांतों पर धब्बे पड़ जाते हैं तथा दांतों की चमक समाप्त हो जाती है और इनमें पीलापन आ जाता है। सीसा। निर्धारित मात्रा से अधिक जल में घुलने से और उस जल का उपयोग करने से जिगर और गुर्दों
प्रभावित हो जाते हैं। महिलाओं में गर्भपात तथा हीमोग्लोबिन की कमी और मासिक जैसी बीमारियां मानव शरीर में हो जाता है। पारा यह एक प्रोटॉन प्लास्टिक जहर है। रक्त परिसंचरण तंत्र में अवशोषित हो जाता है तथा लीवर, गुर्दा, स्प्लीन तथा हड्डियों में जमा हो जाता है। पारे के किसी भी यौगिक की मात्रा लगातार शरीर में जाने से मिनीमाटा रोग हो जाता है, जो वस्तुतः मानसिक बीमारी है जो मिथाइल मरकरी के जल में मिलने से उसका उपयोग लोगों द्वारा करने से होता है। फिनोल यह बहुत ही जहरीला पदार्थ है जो त्वचा एवं अंतः झिल्ली को बहुत प्रभावित करता है। इसका प्रभाव इतना खतरनाक है कि अगर मनुष्य के 60 इंच क्षेत्र त्वचा पर फैल जाए तो फिनोल के प्रभाव से ही मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। यह गुर्दा, लीवर, स्प्लीन एवं फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। 15 से 20 मिनट त्वचा के संपर्क में रहने से सिर दर्द, मांसपेशियों में कमजोरी, कम दिखाई देना, कम सुनना तथा जल्दी जल्दी सांस के कारण बेहोशी हो जाती है तथा कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। सोडियम यह एक अत्यंत क्रियाशील तत्व है जो यौगिक के रूप में पाया जाता है, जिसका जहरीला आयन धन आयन के कारण होता है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव। जल प्रदूषित जल समस्त जीव धारियों जैसे मानव, पशु, पक्षी, जलीय जीव, जलीय एवं स्थलीय वनस्पतियों इत्यादि सभी के लिए हानिकारक हैं। इससे न केवल उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है बल्कि उनकी वृद्धि पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण का सबसे ज़्यादा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिससे वह विविध प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिनमें से कुछ मुख्य बीमारियों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 अतिसार, नंबर 2 पेचिश, जुखाम, श्वास काल, लकवा, हैजा, मोतिया, चर्म रोग, अंधापन, नारू, कृमि, पीलिया, रत रोग, अंत्रशोथ तथा पेट के अन्य रोग हो जाते हैं। अगला हेडिंग है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्न उपाय हैं। नंबर 1 जल प्रदूषण को रोकने के लिए व्यापक कार्यक्रम चलाने चाहिए, जिसमें जनता को जल प्रदूषण से होने वाले विभिन्न प्रकार के दुष्परिणामों से अवगत कराना चाहिए। नंबर 2 घर से निकलने वाले कूड़े करकट को एक
निर्धारित स्थान पर इकट्ठा किया जाना चाहिए। उसे सड़क, नाली एवं अन्य स्थानों पर नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 3, मूर्तियों, पूजा की सामग्री, जले शवों की राख, अध जले शवों एवं अन्य पदार्थों को नदी में प्रवाहित नहीं करना चाहिए। नंबर 4, नदी, तालाब आदि में कपड़े धोने, पशुओं के नहलाने इत्यादि को प्रतिबंधित करना चाहिए। अगला हमारा हेडिंग है मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण पर्यावरण का महत्वपूर्ण अजैविक तत्व है। यह मानवीय संस्कृति के विकास का आधार है एवं जीव जंतुओं के खाद्य सामग्री, वनस्पति एवं प्राकृतिक स्रोतों का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण संसाधन है। मृदा से पेड़ पौधे, आवश्यक खनिज लवण, जल आदि मिलते हैं, जिससे वे भोजन पदार्थों का निर्माण करते हैं। इन पदार्थों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधे ग्रहण करते हैं। अतः यह अति आवश्यक है कि मृदा में प्राकृतिक संतुलन बना रहे, अन्यथा इससे प्रदूषण से जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों को हानि की संभावना रहती है। भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या असंतुलित रूप से बढ़ रही है, जिसके कारण यहाँ भूमि प्रदूषण का खतरा बढ़ रहा है। मृदा प्रदूषण का अर्थ एवं परिभाषा। मृदा प्रदूषण का अर्थ है मानव की विभिन्न क्रियाओं जैसे अंधाधुंध वनों का विनाश, दोषपूर्ण सिंचाई, कृषि रसायनों का प्रयोग, जिनसे मिट्टी में प्रदूषित तत्वों का समावेश हो जाता है, जिससे मिट्टी की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के कारण। वनों के विनाश, मृदा प्रदूषण। वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे एवं वनस्पतियों के जड़, पत्ते, फल, बीज इत्यादि मृदा पर गिरकर और अंततः सड़ गलकर उसमें विभिन्न प्रकार के जैविक एवं अजैविक तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन जिन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में हुआ है, वहाँ की मिट्टी के जैविक गुणवत्ता समाप्त होते जा रहे हैं। इस वजह से वहाँ भूमि में मृदा प्रदूषण हो रहा है। कृषि द्वारा मृदा प्रदूषण। जनसंख्या वृद्धि की वजह से अधिक खाद्य सामग्री की पूर्ति हेतु गहन कृषि द्वारा भूमि पर अनेक फसलें उगाई जाती हैं, जिससे उस भूमि की उर्वरा शक्ति प्रभावित हो जाती है। कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरक के द्वारा मृदा प्रदूषण फसलों की सुरक्षा एवं पैदावार बढ़ाने के लिए कीटनाशक तथा रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। धीरे धीरे इसकी मिट्टी में जमा होने से मिट्टी के अंदर के सूक्ष्म जीवों का विनाश होने लगता है
तथा तापमान में वृद्धि होने लगती है, जिससे मृदा की गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। मृदा प्रदूषण का दुष्प्रभाव। मृदा प्रदूषण से मानव समुदाय, जलीय एवं स्थलीय जीवों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक के उपयोग से खाद्य सामग्री की पौष्टिकता कम हो जाती है। इनमें संचित विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों एवं रासायनिक दवाओं की वजह से अनेक बीमारियां फैल जाती हैं। मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। नंबर 1, फसलों पर छिड़कने वाली विषैली रासायनिक दवाइयों का प्रयोग प्रतिबंधित होना चाहिए। रासायनिक उर्वरक के बजाय जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, गांवों महानगरों से निकलने वाला अवशिष्टों को उचित जगह एकत्रित करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। वह वनों के विनाश पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगली हमारी हेडिंग है रेडियोधर्मी प्रदूषण का अर्थ। पर्यावरण में कुछ प्रदूषक ऐसे होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, पर अन्य प्रदूषक की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं और स्थलीय, जलीय, वायुमंडलीय पर्यावरण का कोई भी भाग इससे बचा नहीं है। नाभिकीय पदार्थ की क्रियाशीलता द्वारा होने वाले प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। रेडियोधर्मी किरणें परमाणु की अस्थिरता के कारण निकलती हैं। ऐसे परमाणुओं के नाभिकों से कई प्रकार के कण एवं ऊर्जा तब तक निकलती रहती है जब तक वह अस्थायी स्थिति में न आ जाए। प्रक्रिया किसी भी प्रकार से रोकी नहीं जा सकती। रेडियोधर्मी पदार्थों के परमाणु नाभिकों से अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। इनमें ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा होती है। जब यह किसी जीव से टकराते हैं तो उसके शरीर के अंदर घुसकर उसकी कोशिकाओं एवं ऊतकों के परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन अलग कर देता है। इस प्रकार प्राणी के शरीर में बहुत हानि होती है। इन रेडियोधर्मी किरणों से डीएनए तथा आरएनए की संरचना बिगड़ जाती है, जिससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है। रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत। रेडियोधर्मी प्रदूषण प्राकृतिक व मानवीय दोनों क्रियाओं से होता है। प्राकृतिक स्रोत। रेडियोधर्मी प्राकृतिक रूप से वायुमंडल से आने वाली किरणों, भूगर्भ में पर्याय मात्रा जाने वाले अनेक रेडियोधर्मी तत्व जैसे यूरेनियम, थोरियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, स्ट्रोंशियम आदि रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत हैं। मानवीय गतिविधियों के स्रोत। अब इसे मानव द्वारा फैलाया गया रेडियोधर्मी खनन, खनिजों का शोधन, परमाणु अस्त्र बनाने वाली फैक्ट्रियों, परमाणु परीक्षण, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली
एक्सरे मशीन तथा रेडियोग्राफी इत्यादि। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मानव पर दुष्प्रभाव। इससे जीन गुण एवं गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन हो जाते हैं, जिसके अपंग बच्चे पैदा होते हैं और कैंसर जैसा घातक रोग भी हो सकता है। इससे चर्म रोग, गंजापन, शरीर में रक्त की कमी, अस्थिरता, अस्थमज्जा की बीमारियां इत्यादि हो जाती हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण की रोकथाम के उपाय। रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय कर सकते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग यद्यपि संबंधी उद्देश्यों के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए, परमाणु बम व अन्य नाभिकीय बमों के निर्माण तथा इसके परीक्षण पर रोक लगाई जानी चाहिए। नंबर 2, रेडियोधर्मी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों को सतत शोध कार्य में लगा रहना चाहिए, जिससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 3, रेडियोधर्मी प्रदूषण के गिरफ्त में आने के बाद कोई बचाव अथवा सुरक्षा उपाय नहीं हैं, अतः इस पर रोकथाम के लिए रेडियोधर्मी तत्वों के संपर्क से दूर रखना चाहिए। एक्सरे तथा रेडियोथेरेपी का उपयोग बहुत ही आवश्यक हो तभी कराना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ। ध्वनि से हम सभी परिचित हैं, यह सदैव हमारे साथ रहती है। आपको अपने बचाव की याद होगी जब आपकी मम्मी सुबह होने को उठाने के लिए आवाज़ लगाती थी कि बेटा उठो, सुबह हो गई। इस प्रकार सुबह माँ की आवाज़ सुनकर उठना, चिड़ियों की चहचहाहट, अलार्म की आवाज़ से हमारी नींद दिनचर्या शुरू हो जाती है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की आवाज़ें जैसे गाड़ी की आवाज़, टीवी, रेडियो की आवाज़, बर्तनों की खटखटाहट, हंसी मजाक, स्कूल कॉलेज की घंटियों के आवाज़ जिसे हम देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, इसे हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि 2 प्रकार के होते हैं, संगीत ध्वनि, शोर अथवा कोलाहल ध्वनि। नंबर 1, संगीतमय ध्वनि। जो ध्वनि आनंददायक और दिल को राहत पहुंचाने वाली होती है, जैसे गायन वादन, रेडियो म्यूजिक, डिस्क, कोयल, मोर जैसे अन्य पक्षियों की आवाज़ें, इसी प्रकार की ध्वनियाँ हैं। आज की प्रबलता वाली संगीत जैसे उसे स्वर व संगीत सिर दर्द करने लगता है, जबकि धीमी गति के आवाज़ की गज़लें दिल मोह लेती हैं। शोर अथवा कोलाहल, ये ध्वनियाँ परेशानी और बेचैन करने वाली आवाज़ें हैं, जिससे मन व्याकुल हो जाता है। ध्वनिमान भाषाओं में सामान्यतः 80 डीबी से अधिक तीव्रता की ध्वनियाँ शोर के दायरे में आती हैं। टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ध्वनि के मापन हेतु
एक स्केल दिया था जिसकी इकाई डीबी डेसिबल कहलाती है। 1 डेसिबल उस न्यूनतम आवाज़ की माप है जो मनुष्य के कान द्वारा पहचानी जा सकती है। 0 डीबी वह ध्वनि है जिसे सामान्य कानों द्वारा सुना जा सकता है और मनुष्य ध्वनि की तीव्रता को 80 डीबी तक ही सहन कर सकता है। इसके ऊपर के ध्वनि शोर या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा किसी भी स्रोत से निकलने वाली ध्वनि प्रदूषण बन जाती है जब वह असहाय हो जाती है। शोर वह कोई भी ध्वनि है जो कि अवांछनीय है। यह वायुमंडलीय प्रदूषण का एक प्रकार है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिक आवाज़ वाली ध्वनि जो सामान्यतः अप्रिय लगे उसे हम शोर कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत ध्वनि औद्योगिक एवं आधुनिक युग की देन है। शोर का चक्रव्यूह हमें चारों ओर घेरे हुए है, अतः बिस्तर से उठने पर मुर्गे की आवाज़ का शोर, अलार्म घड़ी का शोर, सड़क पर आते जाते चारों ओर असामान्य उड़ते हवाई जहाज का शोर, कल कारखानों का शोर, कृषि में ट्रैक्टर का शोर, शादी विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर शोर, चुनाव प्रचार का शोर आदि है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत का 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर है एक प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत बादलों का गड़गड़ाहट, बिजली की कड़क, तूफानी हवाएं, ऊंचे पहाड़ों से तेजी से गिरते पानी की ध्वनि, भूकंप तथा ज्वालामुखियों के फटने से उत्पन्न ध्वनियाँ तथा वन जीवों की आवाज़ें सम्मिलित की जा सकती हैं। प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न शोर क्षणिक तथा यदा कदा होने वाला होता है, अर्थात प्राकृतिक स्रोत से जो शोर उत्पन्न होता है वह कभी कभी और कम मात्रा में होती है। नंबर 2 कृत्रिम स्रोत औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के साथ साथ हमारे जीवन में कृत्रिमता आई है। मानव निर्मित ध्वनि के स्रोत के अंतर्गत निम्न ध्वनि आती है। नंबर 1 औद्योगिक ध्वनि, नंबर 2 यातायात के साधन की ध्वनि, नंबर 3 शहरी घरेलू ध्वनि। ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। शोर मानव जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करता है। शोर जहां एक ओर मानव पर विपरीत प्रभाव डालता है, वहीं दूसरे तरफ उसकी कार्य क्षमता भी घट जाती है। शोर मानवीय क्रियाकलापों में मुख्यतः 3 प्रकार से बाधक होता है। ध्वनि श्रवण स्तर पर शोर सामान्य ध्वनि के श्रवण तथा फलस्वरूप वार्तालाप की प्रक्रिया में बाधक है। नंबर 2 प्राणी कार्य स्तर पर शोर मनुष्य के सामान्य सामाजिक आचरण का प्रतीक प्रभावित करता है। नंबर 3 मानव आचरण के स्तर पर शोर मनुष्य के सामान्य क्रियाविधियों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण। ध्वनि प्रदूषण को पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं है,
परंतु इसे कुछ उपायों द्वारा कम अवश्य किया जा सकता है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, ऐसे यंत्रों एवं उपकरणों का निर्माण करना जिनके उपयोग से ध्वनि की तीव्रता कम हो। नंबर 2, ऐसे कल कारखानों जो शोर उत्पादित करते हों उनके दीवारें पर ध्वनि अवरोधक पदार्थों का उपयोग करना। नंबर 3, कल कारखानों की स्थापना रिहायशी इलाकों से दूर की जानी चाहिए तथा उनके आसपास पेड़ पौधों की सघन पट्टी लगाई जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से पेड़ पौधे ध्वनि के अच्छे अवशोषक होते हैं। नंबर 4, सड़कों के दोनों ओर सार्वजनिक जगह जहाँ की अधिक शोरगुल होता है उन क्षेत्रों में भी पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। नंबर 5,